हेलो दोस्तों, आज एक और सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज में दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में हमेशा आते हैं और जिनके आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत मजा आने वाला है और सारे के सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री का रोल बहुत ज्यादा होता है हमारे एग्जाम में। तो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज है ये, और आप हमारे साथ पूरा का पूरा जितने भी इस चैप्टर वाइज हम लोग क्लास बनाएंगे, तो जितने भी वीडियो बनते हैं, जितने भी क्लास ले पाते हैं, उन सबको आप देखना और फिर आपको खुद ऐसा फील होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस भरोसे के साथ इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपने प्राचीन काल और मध्यकाल को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दोस्तों अच्छे से उन सब वीडियो से फायदा उन्हें मिला, ऐसे ही दोस्तों ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसके क्वेश्चन भी हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां कैसे आई, और इसी के अंतर्गत हम लोग उत्तर मुगल काल के जो शासक हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो हमने मध्यकाल में पढ़ लिए हैं, लेकिन कुछ उत्तर मुगल शासकों के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं और वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है। तो उन सभी क्वेश्चन को भी इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है यूरोपीय कंपनियां और दूसरी तरफ है स्थापना। ये कहां से आ गया? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों यहां पर एक तरफ ईयर दिया हुआ है, अच्छा ये यहां का चला गया है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यहां पर ए कर लीजिए, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कर लीजिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी। और यहां पे कह रहा है कि आपको सुमेलित करना है ना। एक तरफ ईयर दिया हुआ है, एक तरफ कंपनियों का नाम दिया हुआ है और कौन भारत में कब आई थी। तो इस तरीके से ये बिल्कुल आमने सामने ही लिखा हुआ है। तो आपको पता है जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? वो आई थी दोस्तों 1498 में। हालांकि कंपनी नहीं, वास्को डिगामा आया था कालीकट, जो कप्पक डाबू नामक स्थान पे कालीकट बंदरगाह पर। आपको पता है वास्को डिगामा आया था 1498 ईस्वी में। 17 मई 1498 का दिन था, क्योंकि 20 मई 1498 होता है। तो इस दिन वास्को डिगामा आया था क्योंकि वो सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त था और इसीलिए 1498 ईस्वी ही माना जाता है इसको। ठीक है, प्राइवेट कंपनी नहीं थी बल्कि ये सरकार के संरक्षण में भेजा गया व्यक्ति था। तो पहला पुर्तगाली कंपनी हो गई। दूसरा दोस्तों है जो डच थे वो कब आए थे? तो जो डच थे, डच ये आए थे 1602 ईस्वी में। ठीक है, हालांकि कार्नेलियस हाउटमैन तो बहुत पहले आ गया था, डच था, लेकिन जो कंपनी बनी थी 1602 ईस्वी में। ठीक है, तीसरे नंबर पे, अच्छा आने के क्रम में डच पहले हैं, लेकिन मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत में आने के क्रम में कि डच पहले हैं, लेकिन कंपनी बनाने के क्रम में जो अंग्रेज हैं वो पहले हो जाएंगे। तो कंपनी बनाने के क्रम में दोस्तों अंग्रेज या ब्रिटिश, तो जो ब्रिटिश होंगे, ये आपको पता है 1600 में कंपनी बनी थी इनकी, यानी डचों से पहले कंपनी बन गई थी, लेकिन ये 1608 में भारत आए थे। तो कंपनी बनने के क्रम में ये पहले हैं, लेकिन भारत आने के क्रम में ये बाद में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे दोस्तों फ्रेंच हैं, वैसे डेनिस होंगे, है ना, डेनिस को भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। डेनिस, डेनिस जो होंगे वो 1616 में आए थे। ट्रैंकोबार में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, जो डेनिस थे। और इसके बाद फिर 5वें नंबर पर फ्रेंच, और जो फ्रेंच थे ये आपको पता है 1664 में इनकी कंपनी बनी थी और 1668 में इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री बनाई थी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के ये हमारा ईयर हो गया, और इसमें आमने सामने ही लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनी थी। ये कंपनियों के बनने का क्रम है, ध्यान रखना, भारत आने का क्रम नहीं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1664 है और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1602 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2। तो सूची 1 में यूरोपीय व्यापारिक कंपनी है और सूची 2 में दोस्तों उसका मुख्यालय है। इन कंपनियों का मुख्यालय कहां पर रहा है? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ये गोवा में इसका मुख्यालय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नागपट्टनम में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी। तो ये भी आमने सामने है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लगातार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इनका मुख्यालय जो था वो पांडिचेरी था। बाद में इन्होंने कई जगहों पर इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया था, लेकिन जब वांडीवास के युद्ध में दोस्तों
वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। तो अंग्रेजों के हाथ से, अंग्रेजों में जो आयरकूट था, फ्रेंच को पराजित किया था। उसके बाद आपको पता है कि संधि हुई थी, जो पेरिस की संधि 1763 में हुई थी। और इसके बाद क्या हुआ कि जो फ्रेंच थे वो लास्ट तक पांडिचेरी तक सिमट करके रह गए थे। तो कुल मिलाकर के ये आमने सामने लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लेंगे। 1 2 3 4 इन कंपनियों का ये मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? तो ये आगमन है, इनसे आगमन के बारे में कह रहा है आपसे। तो पुर्तगाली यहां पर एक होगा, ठीक है, यहां पर एक कर लेंगे, एक पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच, फिर फ्लैंडर्स और फिर स्वीडिश। ये कह रहा है कि इनका सीक्वेंस बताइए आपको। ठीक है, इनका सीक्वेंस क्या होगा दोस्तों? तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? पुर्तगाली आए थे, सही है। ब्रिटिश भी आए थे, डच भी आए थे, डेनिश भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, फ्लैंडर्स नहीं आए थे और स्वीडिश भी आए हुए थे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 7, 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उपर्युक्त हम सभी बता देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 नहीं है, 7वां ये पहले ही ऑप्शन में है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर पुर्तगाल ने, एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, पुर्तगाल ने गोवा पर कब नियंत्रण स्थापित किया था? तो आपको पता है दोस्तों, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया था। और गोवा को किससे जीता था? तो बीजापुर के शासक थे। बीजापुर के शासक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। और ये दोस्तों आदिल शाह, और ये जो है बीजापुर जो है, ये अगर आपने पढ़ा हो तो जो बहमनी साम्राज्य था उसी का टूटा हुआ पार्ट था बीजापुर, और बीजापुर का ही पार्ट था गोवा। और इन्हीं बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से ही इसको जीत लिया गया था गोवा को। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि गोवा को किसने जीता था? क्या फ्रांसिस डी अल्मीडा है, क्या अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, क्या वास्को डी गामा है, रॉबर्टो डी नोविली है? तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, और इसे पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, यह भी याद कर लेंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को क्या कहते हैं? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं डाउट होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या रॉबर्ट क्लाइव था, क्या सर जॉन शोर था, क्या दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स था, या लॉर्ड मार्क्विज ऑफ हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स था? तो यहां पर आपको बताना है कि इनमें से ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल आपसे कह रहा है, तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कह रहा है ना, तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। अगर बंगाल का कहता तो हम किसको बताते? वॉरेन हेस्टिंग्स को बताते। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स को, अगर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछता तो हम वॉरेन हेस्टिंग्स को बताते, लेकिन ये कंपनी का कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो यहां पर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 2 बार है, आपको ध्यान रखना है। एक बार ये 1757 में बनता है, 1757 में बनता है, और दूसरी बार दोस्तों ये बनता है जो 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तब ये दोबारा बन जाता है। इसके बीच में कार्टियर और वेंसीटाट और कार्टियर 2 और गवर्नर यहां पर बीच में बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सर जॉन शोर जो है ये कार्नवालिस के बाद यहां पर आता है, 1793 से लेकर के 1798 तक का इसका शासनकाल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल है दोस्तों, ये 1772 में आता है, और 1772 में फिर 72 से 73 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, और इसको गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और ये 85 तक यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में था ये। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है ये 1813 से 23 तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ये किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? सबसे पहले यूरोपियों में भारत कौन आया था? क्या ब्रिटिश आए थे, फ्रेंच आए थे, डच आए थे या पुर्तगाली आए थे? दोस्तों जो ब्रिटिश थे वो भारत कब आए थे? 1608। ये कंपनी बनने का समय नहीं है, ये भारत आने का समय है। क्या फ्रेंच में? तो फ्रेंच में दोस्तों ये 1668 में आए थे, आपको पता होगा। जो डच थे, कार्नेलियस हाउटमैन सबसे पहले आया था 1596 ईस्वी में ये आया था भारत। ठीक है, 1596 ईस्वी में सबसे पहला डच यात्री कौन था? कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन। ठीक है, हाउटमैन, तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्नेलियस हाउटमैन। और ब्रिटिश पहला कौन था? ब्रिटिश तो बहुत सारे आए थे, ठीक है, लेकिन जो 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था कंपनी का प्रतिनिधि बन करके, वो कौन था? तो वो विलियम हॉकिंस था। पुर्तगाली, तो पुर्तगालियों में दोस्तों आपको पता है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आया था, तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहां पर उतरा था? कहां पर उतरा था ऐसा पूछ रहा है। क्या गोवा में, क्या कालीकट में, मंगलौर में या कोचीन में? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा कालीकट में। ठीक है, 1498 में, 17 मई 1498, कहीं 20 मई 1498। और इस टाइम जो कालीकट में किसने इसका स्वागत किया था? तो दोस्तों ये जमोरिन उस राजा की उपाधि था, जमोरिन, लेकिन एग्जाम में आपके यही देता है। तो जमोरिन जो राजा था, जमोरिन राजा के द्वारा क्या किया गया? वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। वास्को डिगामा का स्वागत किया गया। फिर आपसे पूछा जाता है वास्को डिगामा भारत किस रास्ते से आया था? तो ये उत्तम आशा अंतरीप, जिसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। तो यहां से ये अफ्रीका का दक्षिणी छोर है, यहां से ये भारत की ओर आया था। फिर पूछा जाता है कि वास्को डिगामा जब भारत आया था तो उसका सहयोग किसने किया? मतलब किसके हेल्प से वो भारत पहुंचा था? तो ध्यान रखना, अब्दुल मजीद की सहायता से दोस्तों, अब्दुल मजीद की सहायता से ये भारत आया था। अब्दुल मजीद गुजरात का था और उसी की सहायता से ये भारत आया हुआ था। तो जमोरिन राजा ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था कालीकट में कप्पक डाबू नामक स्थान पे। कहां पर? कप्पक डाबू नामक स्थान पे ये आया था, कप्पक डाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का, हॉलैंड का, अमेरिका का या फ्रांस का? तो दोस्तों आपको पता है कि ये पुर्तगाली यात्री था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। तो जहांगीर के दरबार में दो लोग आए थे, एक 1608 ईस्वी में और एक 1615 ईस्वी में। जो 1608 ईस्वी में आया था वो विलियम हॉकिंस था। कौन था दोस्तों? विलियम हॉकिंस था। ठीक है, विलियम हॉकिंस था। और जो 1615 में आया था टॉमस रो आया था। ठीक है, टॉमस रो आया था। और ये कह रहा है कि किसने भेंट किया था? सर टॉमस रो, राल्टा विटा, सर जॉन सोर। तो दोस्तों टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में अपने व्यापारिक लाभ के लिए। ठीक है, व्यापार के लिए अनुमति लेने के लिए ये आया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? गोवा को, दमन दीव को किसने गुलाम बनाया था? उपनिवेशीकरण का मतलब होता है गुलाम बनाया जाना, है ना। तो गुलाम किसके द्वारा बनाया गया? क्या डचों के द्वारा, यानी गोवा, दमन और दीव पर, और दादर नागर हवेली भी था। तो किसने इस पर नियंत्रण अपना कायम रखा था? और दोस्तों गोवा, दमन, दीव जो है ये गोवा जो है सबसे पहले गुलाम हुआ था यूरोपियों का और सबसे अंत में ये स्वतंत्र हुआ। तो इस पर नियंत्रण करने वाला या इनको उपनिवेश बनाने वाले कौन थे? तो गोवा दोस्तों 1510 में ये गुलाम होता है, लेकिन 1961 में जाकर के ये स्वतंत्र होता है। भारत 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन गोवा और दमन दीव और दादर नागर हवेली बहुत बाद में स्वतंत्र हुए। 1961 में जाकर के ये गोवा जो है ये स्वतंत्र होता है। और 1510 में सबसे पहले गोवा गुलाम हुआ और सबसे अंत में आजाद हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस पर किसका नियंत्रण था? तो दोस्तों पुर्तगालियों का नियंत्रण था। ठीक है, पुर्तगालियों का नियंत्रण था। पुर्तगालियों ने गोवा को कब अपनी राजधानी बनाया था? तो 1530 में गोवा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है
अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो जो अल्बुकर्क है इसने 1510 में आपको पता है गोवा को छीन लिया था, लेकिन ये किससे छीना था? राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह थे, उनसे ही अल्बुकर्क ने गोवा को छीन लिया था। यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 1661 में क्या हुआ था कि जो गोवा की राजकुमारी थी और ब्रिटेन के राजकुमार थे, उनका विवाह था। और इस विवाह में दोस्तों मुंबई है वह गोवा, मतलब गोवा के पास में ही मुंबई है, ये मुंबई के बारे में बता रहा हूं कि मुंबई को दे दिया गया। किसको? ब्रिटेन को। किसके द्वारा दोस्तों? पुर्तगालियों के द्वारा। लेकिन उन्होंने गोवा अपने पास रखा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, गोवा पुर्तगालियों के पास हमेशा से था, लेकिन मुंबई पहले पुर्तगालियों के पास था, लेकिन दहेज में इन्होंने ब्रिटेन को दे दिया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। किसके द्वारा समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? क्या डचों के द्वारा, क्या अंग्रेजों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा? तो दोस्तों भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, कब? 1498 में। किसने? वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिशों ने भारत में जो सूरत में इन्होंने सबसे पहले अनुमति ली थी 1608 में। 1608 में इन्होंने अनुमति ली थी। तो किससे अनुमति ली थी? जहांगीर से इन्होंने अनुमति ली, जहांगीर से। ध्यान रखना, महारानी का जो चिट्ठी आया था वह अकबर के नाम पर आया था, अकबर के नाम पर। लेकिन अकबर, आपको पता है 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी, और 1605 से लेकर के 1628 ईस्वी तक, 27 ईस्वी तक जहांगीर शासक होता है, मुगल बादशाह जहांगीर होता है। और इसी जहांगीर से 1608 में पुर्तगाल अंग्रेजों ने इनसे अनुमति लेकर के सूरत में, कहां पर दोस्तों? सूरत में अपनी फैक्ट्री खोलना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यह पूर्ण नहीं होता। क्यों पूर्ण नहीं होता? क्योंकि पुर्तगालियों ने इस बात का विरोध किया, है ना। पुर्तगालियों के पास एक कार्टेज व्यवस्था थी, जिसको लेकर के जो मुगल बादशाह थे वो भी कार्टेज व्यवस्था में शामिल होते थे, इनको भी कार्टेज बनवाना होता था। और इसीलिए जहांगीर जो है ये अंग्रेजों को फिर मना कर देता है कि नहीं भाई सूरत में फैक्ट्री मत खोलो। तो पहले तो ये अनुमति दिया था, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध के बाद इसने, जहांगीर ने इस चीज को वापस ले लिया। क्लियर है। इसके बाद अंग्रेज जो है वो दक्षिण चले गए, और दक्षिण में कहां गए? मसूलीपट्टनम, इसी को मछलीपट्टनम भी कहते हैं। और इन्होंने यहां पर दोस्तों 1611 में अस्थाई फैक्ट्री खोली थी, और यहां पर इन्होंने किसी से परमिशन नहीं लिया था। तो 1611 में इन्होंने अस्थाई फैक्ट्री अपनी खोली थी। ठीक है, मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने। लेकिन बाद में इन्होंने 1612 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? स्वैली का युद्ध लड़ा। अंग्रेजों ने स्वाली का युद्ध लड़ा या स्वैली का युद्ध लड़ा? स्वैली का युद्ध लड़ा। ठीक है, स्वैली का युद्ध। और इसमें जो थॉमस बेस्ट था, थॉमस बेस्ट ने स्वैली के युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। और जब पुर्तगाली पराजित हो गए तो जहांगीर को यह भरोसा हो गया कि पुर्तगालियों से ज्यादा शक्तिशाली अंग्रेज हैं, पुर्तगालियों से ज्यादा शक्तिशाली अंग्रेज हैं। और इसीलिए जहांगीर ने फिर अंग्रेजों को ज्यादा महत्व देना शुरू किया, और 1613 में अनुमति मिल गई, और सूरत में जो काम रुका हुआ था वो फिर से पूरा हो गया। तो सूरत की फैक्ट्री फिर से बनना प्रारंभ हो गया, और 1613 में इनकी पहली बार स्थायी फैक्ट्री बनती है। स्थायी फैक्ट्री वापिस से कहां बनती है? ये सूरत में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो ये जहांगीर से प्राप्त की थी। ठीक है, जहांगीर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज क्या कोलंबस ने किया था? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में दोस्तों अमेरिका की खोज की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैगलन ने जो संधि, मैगलन एक जल संधि भी है, आपको पता है, तो वो दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणी पार्ट है। तो इसने जो मैगलन है दोस्तों ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र की खोज किया था, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र का, वो न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र का इसने खोज किया था। ठीक है, वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा दोस्तों ये इंडिया की खोज किया था। और भारत के समुद्री मार्ग, इंडिया का खोज का मतलब होता है इंडिया पहुंचने का मार्ग। ठीक है, और टॉमस मूर है। तो यहां पर आपको
आपको ध्यान रखना है ये 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने इंडिया आने के लिए मार्ग खोज लिया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुआ था? तो आपको पता है कुल 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो कर्नाटक युद्ध है ये किसके किसके मध्य संघर्ष था? तो जो कर्नाटक युद्ध है दोस्तों ये अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में ये संघर्ष था। अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में संघर्ष था। क्लियर है? और 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। इसमें मोहरा जो होते हैं ये भारत के ही राजा होते हैं, लेकिन ये दोनों अपना अपना पावर दिखाते हैं। और 3 कर्नाटक हुए हैं। तो ये कह रहा है कि जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ ये ठीक है, ये कह रहा है कि जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो ये दोस्तों पेरिस की संधि हुई और उससे ये समाप्त हुआ। ठीक है, पेरिस की संधि हुई और उससे ये समाप्त हो गया। और पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताता हूं जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, ये दोस्तों हुआ था 1746 से लेकर के 48 के बीच में। ठीक है, 46 से लेकर के कहीं 44 से 46 के आसपास होता है। जो दूसरा है दोस्तों ये 1749 से लेकर के 54 के बीच में। ठीक है, और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध है ये 1757 से लेकर के और 1763 तक चलता है। 56 से ही स्टार्ट हो गया था। तो इसको कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध के अंतर्गत ये आता है। 56 से कर लीजिए, 56 से लेकर के 63 तक। ठीक है, और अब ये जो हुआ ये एक्स-ला सैपेल की संधि के साथ समाप्त हुआ। एक्स-ला सापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, जो ये हुआ ये पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। और जो तीसरा हुआ ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो कैसे याद रखेंगे इनको ऐसे याद रखेंगे, इनको ट्रिक याद कर लेंगे। एक पंडित पेरिस में, क्या याद करेंगे? एक पंडित पेरिस में। कहां का पंडित? कर्नाटक का एक पंडित पेरिस में। कर्नाटक का एक पंडित पेरिस में। तो एक से एक्स-ला सैपेल की संधि, पंडित से पांडिचेरी की संधि और पेरिस से पेरिस की संधि। और कर्नाटक का ही पंडित क्यों? क्योंकि कर्नाटक का युद्ध है। तो कर्नाटक का एक पंडित पेरिस में। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। तो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? जो पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी भारत आई थी इनका सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? सबसे पहले ये क्या चाहते थे? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, छुपा हुआ उद्देश्य तो ये दोनों भी था, लेकिन इनकी जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? ये केवल और केवल व्यापार करने आए थे काली मिर्च और अन्य मसालों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? अभी मैंने आपको बताया था किसने उसका स्वागत किया। क्या कालीकट के राजा जमोरिन ने, क्या किन्नानूर के कोलाथियरी ने, कोचीन के नायर ने, त्रावणकोर के तिरुवेदी ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? जब वो कालीकट आया था तो ये ध्यान रखना कालीकट का जो राजा था जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। और वो किसके हेल्प से आया था? वो आया था अब्दुल मजीद के हेल्प से आया था। ठीक है, यहां पर एक चीज आप ध्यान रखना, एक चीज पूछा जाता है कि पुर्तगालियों द्वारा अपनी पहली किला कौन सी बनाई गई थी? तो कोचीन का किला बनाया गया था, आपको ध्यान रखना। और यहीं पर इन्होंने पहली बार दुर्गीकरण किया था। तो कोचीन, कई बार तो यही पूछा जाता है कोचीन का किला किसने बनवाया था? तो कोचीन का किला जो है ये पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया है। इसको भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की? सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री कहां पर स्थापित की पुर्तगालियों ने? क्या कोचीन में, कालीकट में, पुलिकट में या किन्नानूर में? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था। सबसे पहले इन्होंने यहीं पर फैक्ट्री बनाई और इसी को दुर्गीकृत किया था। और ये कब किया था? 1504 ईस्वी में। कहीं 1503 है, 1503 से 4 ईस्वी में इन्होंने ये किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार का फरमान जारी किया था? यह कह रहा है कि जो मुगल बादशाह थे इनमें से कौन से ऐसे मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अंग्रेजों को व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर दिया?
है ना। और उस शासक को किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो उस शासक को दोस्तों घृणित कायर कहते हैं, घृणित कायर कहते हैं। तो वो शासक कौन होगा, क्या वो शाह आलम द्वितीय होगा, क्या वो बहादुर शाह जफर होगा, क्या वो जहांदार शाह होगा, या वो होगा दोस्तों फर्रुखसियर। तो सबका शासनकाल देख लेते हैं। जो शाह आलम है, शाह आलम का शासनकाल कब से कब तक है, शाह आलम द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक है दोस्तों, इसका शासनकाल होता है 1759 से लेकर के 1806 तक का इसका शासनकाल होता है। जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह जो दो हैं, एक बहादुर शाह प्रथम है और एक बहादुर शाह जफर है जो द्वितीय है। तो जो बहादुर शाह फर्स्ट है, इसका शासनकाल कब से कब तक है, तो इसका शासनकाल दोस्तों, ये जो बहादुर शाह है, ये 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद जजऊ का युद्ध लड़ता है। ये अपने भाइयों के साथ जजऊ का युद्ध लड़ता है और उसमें ये जीत करके, ये इसका नाम मुअज्जम खान था, बाद में ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है और 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक ये गद्दी पर बैठा रहता है। ठीक है, जजऊ के युद्ध में इसने अपने भाइयों को पराजित करके और ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, जो जहांदर शाह है, ये 1712 में गद्दी पर बैठता है और 1713 तक ये शासक रहता है, 1 वर्ष तक। और ध्यान रखना, इसके समय में दोस्तों लाल कुमारी नाम की वैश्या, लाल कुमारी या लाल कुमारी भी लिखा होता है, नामक वैश्या, ठीक है, यहां पर इसके दरबार में रहती थी। ठीक है, जहांदर शाह के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर, तो जो फर्रुखसियर है दोस्तों, इसका शासनकाल आपको पता है 1713 से लेकर के 1719 ईस्वी तक होता है। और इसने ही 1717 ईस्वी में क्या कर दिया, इसने ही 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को फरमान जारी कर दिया कि भाई कर मुक्त व्यापार कर सकते हो, 1717 ईस्वी में। और इतिहास में इसे क्या कहते हैं, इसे गोल्डन फरमान कहते हैं, गोल्डन फरमान। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि अंग्रेजों को गोल्डन फरमान किसने जारी किया था, तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा किया गया था और इसीलिए इसको घृणित कायर कहते हैं। तो यह भी ध्यान रखना, घृणित कायर किसे कहते हैं, फर्रुखसियर को कहते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी, तो बेसिन की संधि दोस्तों कब हुआ था, तो जो बेसिन की संधि है ये हुआ था 1802 ईस्वी में। ठीक है, 1802 में बेसिन की संधि हुआ था, बशीन की संधि भी कहते हैं। और इसके बाद से ही मराठा आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो ये दोस्तों किसने की थी, इसका सही जवाब क्या होगा, क्या माधवराव ने किया था, क्या बालाजी विश्वनाथ ने किया था, क्या बाजीराव ने प्रथम ने किया था, या बाजीराव द्वितीय ने किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बाजीराव द्वितीय द्वारा इसका बेसिन की संधि किया गया था, तो अंग्रेजों के साथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था, तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन हुआ, क्या बेंटिक था, क्या कार्नवालिस था, क्या हेस्टिंग्स था, या वेलेस्ली था। दोस्तों जो रॉबर्ट क्लाइव है, आपको पता है 1765 से लेकर के 67 तक ये था, इसके बाद ये यहां से चला गया था। जो बेंटिक है, बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका शासनकाल आपको पता है 1828 से लेकर के 1835 तक का इसका शासनकाल होता है। और ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल हुआ। अपने सुधारों के लिए बेंटिक को जाना जाता है। जो कार्नवालिस है, कार्नवालिस, इसका शासनकाल दोस्तों 1786 से लेकर के 1793 का शासनकाल है। पुलिस सुधार, सिविल सेवा का जनक और स्थायी बंदोबस्त के लिए कार्नवालिस जाना जाता है। ठीक है, जो हेस्टिंग्स है, हेस्टिंग्स दो हैं, एक वॉरेन हेस्टिंग्स, एक लॉर्ड हेस्टिंग्स। जब हेस्टिंग्स लिखा होता है तो इसका मतलब ये वॉरेन हेस्टिंग्स की बात सामान्य तौर पे चल रही होती है। और जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये आपको पता है कि 1700 इसका शासनकाल है, 1772 से लेकर के 1785 तक का इसका शासनकाल होता है। और लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से लेकर के 1804 ईस्वी तक होता है। और दोस्तों ये सहायक संधि के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। तो इसका उत्तराधिकारी, रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी है वो कौन है, हालांकि उसका एग्जैक्ट उत्तराधिकारी तुरंत नहीं आ गया था, बल्कि कुछ समय बाद आता है। तो ये कौन था दोस्तों, ये हेस्टिंग्स था। ठीक है, हेस्टिंग्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बाकी सब बाद में आए थे। क्लियर है, यहां पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है, मतलब यह है कि पूरे समुद्र को अपने बाप का माल समझना। ये पुर्तगालियों की नीति थी, मतलब पूरे समुद्र को अपना कह देना है कि भाई ये समुद्र हमारा है। और इसमें से अगर किसी की भी नाव निकलती है यहां से, चाहे मुगल बादशाह ही क्यों ना हो, अगर भारत का कोई शासक या कोई व्यापारी अगर व्यापार के माध्यम से अपने नाव को वहां से ले जाता है, समुद्र में कहीं पर भी उतार दिया,
तो पुर्तगालियों द्वारा उसको लूट लिया जाता था, क्योंकि पुर्तगालियों ने समुद्र को अपना घोषित कर दिया था, पूरे हिंद महासागर को, जिसमें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते थे दोस्तों, कार्टेज व्यवस्था लागू किए थे, कार्टेज व्यवस्था। और कहते थे कि भैया अगर आपने कार्टेज नाम का लाइसेंस ले रखा है तो आपकी नाव जाएगी, नहीं तो आपका नाव लूट लिया जाएगा। तो इस तरीके से ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था, तो ये दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, आपको ध्यान रखना है। और ये पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर भी होता है, पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कभी आपसे पूछे या प्रथम गवर्नर जनरल पूछे आपसे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बताएंगे, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका शासनकाल कब से कब तक है, तो इसका शासनकाल दोस्तों 1504 से लेकर के 1509 के आसपास होता है ये, ठीक है, लगभग यही है। आप देख लेना इसका शासनकाल, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 1504 से लेकर के 1509 है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, बाकी आप देख लेना इसका एग्जैक्ट शासनकाल। नेक्स्ट है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होगा, क्या अल्फांसो डी अल्बुकर्क होगा, क्या नीनो डी कुन्हा होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर सही जवाब क्या होगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्लियर है। और अल्बुकर्क द्वारा ही गोवा को छीना गया था 1510 ईस्वी में, क्लियर है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। और 1530 ईस्वी में गोवा को राजधानी बनाया था नीनो डी कुन्हा ने। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था, तो क्या यूसुफ आदिल शाह होगा, क्या अली आदिल शाह होगा, क्या मोहम्मद आदिल शाह होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों यहां पर अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था, तो मैंने अभी बताया था यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद यूसुफ आदिल शाह है ना, मोहम्मद आदिल शाह नहीं, यूसुफ आदिल शाह होंगे, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था। पहला गवर्नर आपसे पूछ लिया पुर्तगालियों का, तो क्या बार्थोलोमो डियाज था, क्या वास्को डी गामा था, क्या फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, या अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो जब पहला गवर्नर पूछा जाएगा और वो भी पुर्तगालियों का, तो हम बहुत ही शौक से बताएंगे क्या, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, ये पहला गवर्नर था। अब यहां पर ध्यान रखना है, जो बार्थोलोमो डियाज है दोस्तों, इसने किसी चीज की खोज की थी, तो किसकी खोज की थी, इसने दोस्तों 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में उत्तम आशा अंतरीप, उत्तम आशा अंतरीप, सर ये कहां पे है, तो ये अफ्रीका का दक्षिणी छोर है, अंतरीप, ठीक है, अंतरीप कर लेंगे इसको, ये अफ्रीका का दक्षिणी छोर है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, केप ऑफ, केप ऑफ गुड होप, गुड होप, मतलब यहां पर पहुंच गए तो एक उत्तम आशा जग गई, एक होप जग गया कि अब हम भारत पहुंच सकते हैं। तो केप ऑफ गुड होप पर पहुंचने वाला पहला यूरोपीय जो था वो बार्थोलोमो डियाज था, 1488 में ये पहुंचा था। और इसी रास्ते से फिर वास्को डी गामा भारत पहुंचता है, कब, 1498 ईस्वी में, क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, मैं बहुत एक एक चीज आपको बहुत क्लियर और बहुत अच्छे से बता रहा हूं। आप अगर इतना मेहनत करके इन सब चीजों को याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वैली के युद्ध में हरा दिया था, पर हराया था, तो आपको बताना है ये। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि पुर्तगालियों की ओर से इसको लड़ने वाला कौन था, अभी मैंने नाम बताया, अंग्रेजों की ओर से इसको लड़ने वाला कौन था, मैंने अभी बताया था, नाम बताया था आपको, क्या विलियम हॉकिंस था, क्या थॉमस बेस्ट था, क्या थॉमस रो था, या जोसिया चाइल्ड था। तो दोस्तों पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। स्वैली का युद्ध कब हुआ था, 1612 ईस्वी में। और इस युद्ध में जो थॉमस बेस्ट था ना, थॉमस बेस्ट, इसने ही अपना बेस्ट दिया और पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। और इसी के साथ साथ जहांगीर इतना प्रभावित हुआ कि 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों के प्रभाव से मुक्त होकर के उसने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसीलिए 1613 ईस्वी में सूरत में जो 1608 में फैक्ट्री बन रही थी, जो रुक गया था, अब वो 1613 में बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा था, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, मैंने अभी बताया आपको। और इसमें जो पहला कर्नाटक युद्ध है, इसका आपसे रीजन पूछा जा रहा है कि पहले कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था, कारण आपसे पूछा जा रहा है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता थी,
दूसरा कह रहा है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग थी। तीसरा कह रहा है कि कर्नाटक के राजगद्दी का जंग था। और चौथा कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था। यह तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण था। ये जो है ये तीसरे कर्नाटक युद्ध का कारण है। तो यहां पर प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण था दोस्तों, वो कभी कभी इतना ऑप्शन में ना दे करके केवल ये लिख देता है कि विदेशी कारण था, और यही सही होगा, विदेशी कारण था, विदेशी मामला था। तो विदेशी क्या मामला था? ऑस्ट्रिया की जो राजगद्दी थी वहां पर यहां के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, और जो फ्रांस था और जो ब्रिटेन था ये दोनों ही अपने मनपसंद के राजकुमारों को बैठाना चाहते थे। और यही वजह है कि दोस्तों यहां पर उनके मध्य यूरोप में ही विवाद छिड़ गया, दोनों के मध्य लड़ाइयां शुरू हो गई। किसके किसके मध्य? फ्रांस और ब्रिटेन। और ये दोनों पूरी दुनिया में जहां जहां थे वहां वहां लड़ना स्टार्ट कर दिए। तो ये भारत में भी थे, दोनों संघर्ष कर रहे थे। भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, और केंद्रीय सत्ता क्योंकि मुगलों का दोस्तों जो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद मुगल भी अपने अंतिम सांस ले रहे थे। अब मुगलों का पावर देखिए, मुगलों का प्रभाव देखिए कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध उनके बगल में हो रहा है, पानीपत में, दिल्ली के बगल में, लेकिन मुगल बादशाह कोई इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो इसका मतलब क्या है? इस टाइम शाह आलम द्वितीय था जो खुद अपनी गद्दी के लिए संघर्ष कर रहा था, है ना। तो कुल मिलाकर के कहना यह चाहते हैं कि मुगल बादशाह 1707 के बाद बिल्कुल खत्म हो गए थे। उनके पास नाम मात्र की पावर थी, केवल थोड़ा बहुत प्रतिष्ठा बचा हुआ था उनका, बस वही था, पावर तो नहीं था। और इसीलिए दोनों ही पावर अपने अपने गद्दी के लिए यहां भारत में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, फ्रांस और ब्रिटेन। और यही कारण होगा कि यहां पर भी कर्नाटक का युद्ध लड़ेंगे ये दोनों, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग शुरू होगा और वो भारत में भी लड़ा जाएगा, जिसे हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखना है कि इस युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो इस युद्ध का अंत हुआ एक्स-ला-सेपल की संधि के साथ। एक्स-ला-सेपल की संधि के साथ इसका अंत हो गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सेपल की संधि के साथ। नेक्स्ट है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो किसने जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दिया था? तो क्या वो हॉकिंस था, क्या वो टॉमस रो था, क्या वो एडवर्ड टेरी था, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। तो दोस्तों खान की उपाधि किसे दिया गया था? आप इसको सोचें और इसका जवाब दें कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्या ये आपको पता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब होगा हॉकिंस, ठीक है। आपको पता होगा 1608 ईस्वी में जब हॉकिंस यहां पर आया हुआ था, तो इसी टाइम इसके, क्योंकि ये जो हॉकिंस है ना, ये बहुत तेज तर्रा का अंग्रेज था। इसने फारसी ये बोलना जानता था और फारसी सीख करके आया, और ये चित्रकारी भी करता था। और आपको पता है जहांगीर को चित्रकारी बहुत पसंद थी, और इसी से ये प्रभावित हुआ था। इसको खान की उपाधि भी दिया और एक पद भी प्राप्त किया था, एक पद भी जहांगीर के द्वारा एक पद भी दिया गया था इसको, ठीक है, अपने मंत्री परिषद में। तो ये हॉकिंस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम, सर ये सोरा क्या होता है? सोरा क्या होता है? तो सोरा होता है दोस्तों, ये बारूद बनाने में काम आता है, बारूद बनता है इससे, सोरे से। तो सोरा और अफीम प्राप्त होता है, वो जगह कौन सा है? अफीम तो पता ही होगा आपको, एक नशीला मादक पदार्थ है। तो ये कहां से प्राप्त होता था अंग्रेजों को? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या बिहार से, क्या गुजरात से, क्या बंगाल से, या मद्रास से? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? बिहार से ये सबसे ज्यादा सोरा और अफीम प्राप्त करते थे। और आज भी जो बिहार है ये अफीम के नशे से मुक्त नहीं हो पा रहा है। देखिए नशा तो हर जगह पे है, पंजाब में इतनी समृद्धि है, गरीबी नशे का कारण नहीं है, है ना। पंजाब देखिए सबसे ज्यादा समृद्ध है, लेकिन फिर भी उड़ता पंजाब है वो। तो गोवा में देखिए बहुत सारा नशा होता है, लेकिन बिहार में शराबबंदी के बाद जितना मौत शराब बिक रहा था उतना नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा शराबबंदी के बाद बिहार में लोग मर रहे हैं। और यहां पर दिक्कत यह है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा नशे की गिरफ्त में है। मैंने आपको मैं बता रहा हूं कि मैं जाकर के वहां पे प्रैक्टिकल देखा हूं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी वहां पर छोटे छोटे बच्चे जो है, सुलेशन जो चिपकाया जाता है, उस नशे से बहुत बड़ी मात्रा में लोग बच्चे जो हैं गिरफ्त में है इस नशे से। और दोस्तों बिहार को बदलने के लिए, इसकी शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी राजनीतियां होती हैं, लेकिन आज भी ये केवल राजनीति की भेंट ही चढ़ रहा है। जो भी आता है वो बिहार को चूना ही लगा के जाता है। बिहार आज भी इन सब चीजों से मुक्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो खैर उस टाइम भी ये अफीम यहां से बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है, ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है,
भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? 1613 ईस्वी होगा दोस्तों, स्थापित कहां पर की थी? अच्छा ये कह रहा है, ठीक है। क्या ये गोवा में होगा? क्या ये बंगाल के हुगली में होगा? क्या ये अर्काट में होगा? ये सूरत में होगा? दोस्तों ये कहां पर होगा? अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में, ठीक है। सूरत में पुर्तगालियों की अंग्रेजों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और वहीं पर अस्थायी पूछता तो आप किसको बताते? अगर कभी भी अंग्रेजों की अस्थायी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। मसूलीपट्टनम याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, दीवानी मतलब उस टाइम टैक्स वसूलने का। दोस्तों ध्यान रखना, मुगलों के समय दो इंपॉर्टेंट पद हुआ करते थे, ठीक है। जैसे पहली बार राज्यों में, जैसे जो समझ लीजिए आप, मैं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जैसे इतना बड़ा साम्राज्य है मुगलों का, तो इसको इन्होंने क्या किया? राज्यों में बांट दिया। क्या कर दिया? राज्यों में बांट दिया। और जो राज्यों में बांट दिया तो राज्यों को क्या बोलते थे? सूबा बोलते थे। राज्यों को क्या बोलते थे? सूबा बोलते थे, ठीक है, सूबा बोलते थे। तो यहां पर एक अधिकार होता था दीवानी अधिकार, ठीक है, दीवानी, और दीवान होते थे। और दूसरा दोस्तों सूबेदार होते थे, सूबेदार। तो जो दीवान होता था, यहां पर दीवान लिख लीजिए, दीवानी नहीं, दीवान। तो जो दीवान होता था, दीवान, दो समझ लीजिए कि दो प्रमुख अधिकारी हैं, सूबे के दो प्रमुख अधिकारी हैं, एक दीवान है और एक सूबेदार है। ये दोनों मिलकर के पूरी व्यवस्था को देखते थे। अब जो दीवान है ना, इसका काम होता था टैक्स वसूलने का। ये क्या करता था? कर वसूली करता था। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए बता रहा हूं। तो इसका काम होता था कर वसूली का। लेकिन बाकी पूरी शासन व्यवस्था देखने का काम किसका होता था? सूबेदार का। तो सूबेदार दीवान की तुलना में ज्यादा पावरफुल होता था, ठीक है। तो इसका काम होता था शासन व्यवस्था को देखना, शासन व्यवस्था के अन्य पहलुओं पर ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सूबेदार होता था। और ध्यान रखना है कि जब मुगलों में पावर कमजोर हुई, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो यही जो दीवान होते थे या जो सूबेदार होते थे, दोनों पावर खुद रख लेते थे और वो अपने आप को वहां का सत्ता घोषित कर देते थे। जैसे मुर्शिद कुली खान था, जैसे सआदत खान था, जैसे चिनकिलिज खान था, तो ये सब यही कर रहे थे, ठीक है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी। अब दीवानी प्रदान कर दी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? मतलब यह है कि अंग्रेजों, सोचिए, कंपनी को उन्होंने टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। तो वो कौन था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दी थी, टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया? क्या ये फर्रुखसियर था? क्या ये शाह आलम प्रथम था? क्या ये शाह आलम द्वितीय था? या शुजाउद्दौला था? तो दोस्तों किसी ने शौक से नहीं दिया था, बल्कि मजबूरी में दिया था। मजबूरी में क्यों दिया था? क्योंकि वो घुटने टेक दिया था, वो बक्सर के युद्ध में हार चुका था। तो कौन था वो? शाह आलम द्वितीय, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि होती है अंग्रेजों की। और ये कौन सी संधि थी दोस्तों? 12 अगस्त 1765 में, आपको पता है, इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इसी इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? बांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्री रामपुरा। तो दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा जो स्थापित की गई थी वो हुगली थी, ठीक है, हुगली, ध्यान रखना। और हुगली को ही यह भी पूछा जाता है, पुर्तगालियों द्वारा लूट केंद्र, अपने लूट केंद्र कहां इन्होंने बनाया था? लूटने का स्थान। और इसीलिए पुर्तगाली सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि वो लूटने पर ध्यान देने लगे। एक तो ये फेल कर गए क्योंकि यहां पर धर्मांतरण पर जोर देने लगे, जैसे विधवाओं के साथ विवाह करने की नीति इन्होंने लागू कर दिया। और दूसरा दोस्तों, इन्होंने लूटपाट स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा पुर्तगालियों पर से कम होने लगा। और इसी का फायदा अंग्रेज उठाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, लूटने का केंद्र इन्होंने किसको बनाया था? हुगली को बनाया था। नेक्स्ट है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्या ये पणजी है, रामेश्वरम है, पोर्ट ब्लेयर है, या मुंबई है? दोस्तों सबसे बड़ा जो नगर है ये कौन सा है? मुंबई, एक द्वीप पर। और किस द्वीप पर है ये? तो ये दोस्तों सालसेट द्वीप पर है। किस द्वीप पर है ये? सालसेट द्वीप पर है। कहीं कहीं पे सालसीट लिखा होता है, कहीं कहीं पे सालसेट लिखा होता है। तो ये सालसेट द्वीप पर स्थित है, ये ध्यान रखना आप, मुंबई। और अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कि मुंबई को किसने स्थापित किया है, तो मुंबई को दोस्तों जेंगियार, गेराल्ड जेंगियार है, गेराल्ड जेंगियार, ठीक है। गेराल्ड जेंगियार द्वारा मुंबई की स्थापना की गई थी, ठीक है, गेराल्ड जेंगियार द्वारा। नेक्स्ट है,
भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में जो तंबाकू आया ये किसने लेकर के आया? क्या अंग्रेजों को ये श्रेय है, पुर्तगालियों को है, डचों को है या फ्रांसीसियों को है? तो दोस्तों केवल तंबाकू ही नहीं बल्कि ध्यान रखना प्रिंटिंग प्रेस, अगर आपसे पूछा जाए प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है, अगर आपसे पूछा जाए पपीता फल किसकी देन है, अगर आपसे पूछा जाए पपीता होगा, पपीता, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए अनानास, अनानास, अगर आपसे पूछा जाए लीची, अगर आपसे पूछा जाए काली मिर्च, काली मिर्च, अगर आपसे पूछा जाए मक्का, मक्का, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए काली मिर्च हो गया, मक्का, काली मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च नहीं सॉरी लाल मिर्च होगा ना, काली मिर्च तो भारत का ही है, काली मिर्च के लिए ही तो वो लोग आए थे, तो यहाँ पे लाल मिर्च होगा, ठीक है, लाल मिर्च, मक्का। मक्का के अलावा यहाँ पर ध्यान रखना आपको अमरूद, अमरूद, ठीक है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अनानास हो गया, पपीता हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, लाल मिर्च हो गया, मक्का हो गया, अमरूद हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें जो हैं ये पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है? ये पुर्तगालियों की देन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको। एक तरफ है यहां पर इनकी नीतियां और दूसरी तरफ है इनके पुर्तगालियों द्वारा कहां पर यह स्थान दी गई थी, ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है एस्तादो द इंडिया किसे कहते थे? पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम, पुर्तगालियों ने जो साम्राज्य बनाया था उसी को इन्होंने एस्तादो द इंडिया नाम दिया था। पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारपत्र होता था जिसे कार्टेज बोलते थे, ये आमने सामने ही लिख दिया है। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण को क्या बोलते थे? इक्विजिशन बोलते थे, इक्विजिशन। और पोर्ट द ग्रांडे किसे बोलते थे? पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। तो कुल मिलाकर के ये आमने सामने ही लिखा हुआ है और इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? 1 2 3 4, ये आमने सामने लिखा हुआ है, आप भी लिख करके इसको याद कर लेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो ये युद्ध दिया हुआ है और इनका सीक्वेंस कह रहा है, ठीक है। कौन कौन से युद्ध हैं पहले हम देख लेते हैं। चारों में बिल्कुल आमने एक ही युद्ध है, चारों में सेम टू सेम है, लेकिन आगे पीछे इनका सीक्वेंस। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, एक ही को पहले को उठाते हैं। और वांडीवास का युद्ध ये कब हुआ था दोस्तों? तो जो वांडीवास का युद्ध हुआ था ये हुआ था 1760 में, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध आपको पता है, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद अंबर का युद्ध कब हुआ था? तो अंबर का युद्ध या इसी को अंबुर का युद्ध भी बोलते हैं, अंबर का युद्ध या अंबुर का युद्ध, ठीक है। और ये दोस्तों 1749 में लड़ा गया था, 1749 में, ठीक है। इसी में कर्नाटक का शासक अनवरुद्दीन मारा गया था, कर्नाटक का जो शासक था अनवरुद्दीन इसी युद्ध में मारा गया था, ठीक है। फिर जो अगला युद्ध है प्लासी, और प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध है ये दोस्तों आपको पता है 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ठीक है। तो यहां पर अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो पहले नंबर पे हम अंबर का युद्ध को रखेंगे, तो अंबर का युद्ध 2 में है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन तो हमारा भैया कट जाएगा। इस तरीके से आप भी एग्जाम में कर लिया करो। इसके बाद दूसरे नंबर पे यहां पे कौन सा हो जाएगा? प्लासी का युद्ध हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो अंबर के बाद प्लासी किस में आ रहा है? इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें ही आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, प्लासी का युद्ध। फिर हुआ तीसरे नंबर पे वांडीवास और चौथे नंबर पे हुआ बक्सर। तो इस प्रकार हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय शक्तियों का जो प्रवेश है इनमें कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था, भैया यही सही नहीं लग रहा है हमें। तो आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में लगाया था। और तीसरा स्टेटमेंट है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। और चौथा स्टेटमेंट है कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, मद्रास पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, डुप्ले के नेतृत्व में। तो यहां पर ये पहले कर्नाटक युद्ध की बात चल रही है। तो यहां पे कह रहा है कि यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो ये दोस्तों हमारा जो पहला स्टेटमेंट है यही सही नहीं है, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1499 नहीं बल्कि 1510 ईस्वी में, ध्यान रखना है, कि गोवा पर कब्जा किया था, ठीक है। बाकी सही है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था। और कब लगाया था? तो 1611 ईस्वी में लगाया था, ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी
कंपनी ने 1633 ईस्वी में, इसने दोस्तों उड़ीसा के बालासोर में इन्होंने 1633 ईस्वी में ये अपनी फैक्ट्री लगाई थी। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों स्टेटमेंट सही है और पहला गलत है, और गलत ही आपसे पूछा हुआ है तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहां पर लगाया था? फ्रांसीसियों ने, ध्यान रखना है आपको एक बात, क्या कि फ्रांसीसी जो है ना, फ्रांसीसी जो है ये दोस्तों अंग्रेजों की ही कॉपी करते हैं। जैसे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री तो सबसे पहले अंग्रेज जो थे 1608 में आकर के सूरत में लगाते हैं। तो सेम टू सेम जो फ्रांसीसी होंगे वो भी 1664 जब 68 में आते हैं तो 1668 में सबसे पहले सूरत में लगाते हैं। ठीक है, हालांकि अंग्रेज सफल नहीं हुए लेकिन ये सफल थे। फिर ध्यान रखना है, इन्होंने 1612 ईस्वी में 11 ईस्वी में दोस्तों ये दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में, कहां पर? मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। ठीक है, कौन? अंग्रेज। तो अब फ्रांसीसी क्या करेंगे? तो इन्होंने भी 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री लगाते हैं। क्लियर है? तो ये फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों की ही कॉपी करते हैं। सबसे पहला कारखाना निम्न में से, कॉपी करते हैं या इत्तेफाक जो भी आप कह लो, लेकिन इसी तरीके से आप याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। कहां पर लगाया था इन्होंने? तो पहली फैक्ट्री पूछ रहा है तो हम सूरत में बताएंगे, और अगर पूछ लिया कब तो हम बताएंगे 1668 ईस्वी में। ध्यान रखना है कि फ्रांसीसियों की कंपनी बनी थी 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, लेकिन भारत में जो कंपनी आई थी तो 1668 ईस्वी में। क्लियर है? और जब यह कंपनी बनाई गई थी तो उस टाइम लुई 14वां फ्रांस का शासक था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की कहां से आ गया? पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसियों ने या डचों ने? तो दोस्तों भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है ये पुर्तगालियों की ही देन है। ठीक है, पुर्तगालियों की देन है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने यानी कि जो फैक्ट्री होती थी वो कैसे होते थे? यूरोपियों ने, देखिए आप फैक्ट्री बार बार सुन रहे हैं ना कि इन्होंने यहां पर फैक्ट्री स्थापित की, इन्होंने यहां पर फैक्ट्री स्थापित की, तो वास्तविक रूप में ये जो फैक्ट्री होते थे ये क्या थे? तो केवल भंडार गृह होते थे, केवल उत्पादन का केंद्र होता था। भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनके जो कारखाने होते थे ये उत्पादन एवं भंडार गृह दोनों होते थे। ठीक है, उत्पादन का मतलब ऐसा नहीं कि आजकल की जैसी फैक्ट्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब यहां से जैसे इन्होंने मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें ले लिए और उसमें कुछ यूरोपीय तरीके से जो यूरोपियों को पसंद आए कुछ ऐसा उसमें प्रसंस्कृत कर दिया, कुछ ऐसा चेंज कर दिया, क्योंकि वो अपने देश के अनुसार, अपने यूरोप के अनुसार उसको मॉडिफाई करते थे। तो इस तरीके से उनका वही उत्पादन था। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री में जैसे कारखानों में उत्पादन होता है उस तरीके का उत्पादन नहीं था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों थे। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणतंत्र में विलय किया? यह कह रहा है कि जो पुर्तगाली थे इनसे भारत सरकार द्वारा दमन, दीव और गोवा को कब छीना गया था? तो ये दोस्तों छीना गया था 1661 ईस्वी में। ठीक है, 1661 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहां पर 1600 बोल रहा हूं, सॉरी 1900 होगा दोस्तों, 1600 नहीं, सॉरी 1900। ठीक है, 1600 दिमाग पे आ गया, 1961 में। ठीक है, और यहां ध्यान रखना कि 1954 में जो है, 1954 में यहां पर फ्रांसीसियों से क्या लिया गया, क्या प्राप्त किया गया? तो फ्रांसीसियों से पांडिचेरी प्राप्त किया गया, पांडिचेरी। ठीक है, पांडिचेरी, और पांडिचेरी के अंतर्गत 4 क्षेत्र थे, माहे, पांडिचेरी, कराईकल और यनम। ठीक है, नेक्स्ट है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? 1500 की ईस्वी में कह रहा है वो, किसने स्थापित किया था? क्या पेट्रो द अल्वारेज कैब्राल, वास्को डी गामा, अल्बुकर्क या अल्मीडा? तो दोस्तों कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो ये दोस्तों पेट्रो अल्वारेज कैब्राल होगा। ठीक है, पेट्रो अल्वारेज कैब्राल ने ही ये स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? यानी वस्त्रों को प्रमुख निर्यात, पहले तो जो यूरोपीय शक्तियां आई थी वो किस चीज के लिए आई थी? मसालों के लिए आई थी, मसालों के लिए। लेकिन बाद में यहां से कपड़ा उन्हें ज्यादा पसंद आने लगा और यहां से यूरोप में कपड़े की डिमांड बढ़ गई और कपड़ा जाने लगा यहां से। तो दोस्तों ये कह रहा है कि
कपड़े को, वस्त्रों को प्रमुख निर्यात का वस्तु किसने बनाया था? अंग्रेजों ने, डचों ने, या दोस्तों फ्रांसीसियों को, या पुर्तगालियों को? तो यहां पर ध्यान रखना आपको, डचों द्वारा यह काम किया गया था। डचों या हॉलैंड के निवासियों द्वारा वस्त्रों को प्रमुखता प्रदान की गई थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे? डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे थे? तो क्या फ्रेंच होंगे, क्या पुर्तगाली होंगे? ध्यान रखना आप, बस एक चीज आप ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना आपको? कि हमेशा अगर आपको सीक्वेंस पता है, जैसे सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, सबसे पहले कौन आएंगे? पुर्तगाली, फिर आएंगे दोस्तों डच, फिर आएंगे ब्रिटिश आएंगे, फिर आएंगे डेनिश। कौन आएंगे भैया? डेनिश। तो डी, और फिर आएंगे फ्रांसीसी। आप पीडीबीडीएफ करके याद कर लीजिए। अगर ये पूरा नहीं याद हो रहा है तो पीडीबीडीएफ इस तरीके से आप याद कर लीजिए इसको। और ध्यान रखना आपको कि हमेशा जो बाद में आने वाला होगा वो पहले को रिप्लेस करेगा। यानी पुर्तगालियों को कभी भी पूछेगा कि किसने पराजित किया, किसने व्यापार से बाहर कर दिया, तो आप हमेशा डच को बताएंगे। डचों को किसने बाहर कर दिया, आप ब्रिटिश बताएंगे, क्योंकि जब ये नहीं बाहर करेंगे तो ये यहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो ये हमेशा अपने से पहले वाले को रिप्लेस करेंगे। तो ब्रिटिश जो है, ये ब्रिटिशों को किसने पराजित कर दिया? डेनिसों ने, और डेनिसों को फ्रांसीसियों ने। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मामला है, ये अंग्रेजों को डेनिसों ने परास्त तो किया, लेकिन ये हमेशा के लिए परास्त नहीं होंगे, हमेशा के लिए परास्त नहीं होंगे। लेकिन कभी भी अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से बताएंगे। तो डचों को कौन पराजित करेगा? तो ब्रिटिश करेंगे। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? अंग्रेज हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? लेकिन एक चीज और ध्यान रखना आपको, मैं बता रहा हूं, अगर पूछा जाएगा कि डचों को किस भारतीय शासक ने पराजित किया था, किस भारतीय शासक ने, तो दोस्तों एग्जाम में एक फैक्ट पूछा जाता है, वो है 1741 का कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल का युद्ध। और कोलाचेल के युद्ध में डचों को भारतीय व्यापार से ही बाहर कर दिया भारत के एक शासक ने। कौन सा शासक था? तो केरल का एक शासक था जिसका नाम था मार्तंड वर्मा। क्लियर है? आप इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? ये कह रहा है एक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया और जिस कारण से डचों की चुनौती ही खत्म हो गई। तो डचों को अंग्रेजों ने किस युद्ध में हराया? तो क्या बेदरा का युद्ध 1759 होगा, क्या वांडीवास का युद्ध 1760 होगा, क्या प्लासी का युद्ध 1757 होगा, या बक्सर का युद्ध 1764 होगा? तो दोस्तों डचों को पराजित किया था अंग्रेजों ने बेदरा के युद्ध में। किस युद्ध में? बेदरा के युद्ध में। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए टफ है? अगर टफ है तो आपको ये चैप्टर फिर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेदरा का युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद कर लेना है, बेदरा का युद्ध, डचों को अंग्रेजों ने व्यापार से ही बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की थी? तो डचों की पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित हुई? क्या सूरत में, कालीकट में, मसूलीपट्टनम में, या पुलीकट में? तो दोस्तों 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सीकरी और आगरा पहुंचने वाला रॉल्फ फिच था, जॉन मिल्डन हॉल था, विलियम हॉकिंस था, टॉमस रो था। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कि सीकरी और आगरा मुगलों के समय में पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? यह था जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है दोस्तों, यहां पर जॉन मिल्डन हॉल नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा मेरे ख्याल से ये होगा, रॉल्फ फिच होगा। ठीक है, रॉल्फ फिच, इसका सही जवाब क्या होगा? रॉल्फ फिच। ठीक है, सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज जो था रॉल्फ फिच था, इसके बाद मिल्डन हॉल आया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था मर्चेंट एडवेंचर्स ने, यही साहसिक व्यापारियों के नाम से जाना जाने वाला, लंदन के कुछ व्यापारियों ने, ऑक्सफोर्ड शहर के कुछ व्यापारियों ने, लीचेस्टर शहर के कुछ व्यापारियों ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि लंदन में ही इस कंपनी की स्थापना हुई थी और मर्चेंट एडवेंचर्स थे। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जो शेयर होल्डर होते थे, यानी शेयर से चलने वाली ये कंपनी थी। तो ये ध्यान रखना है आपको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लंदन में हुआ था और वहां के कुछ व्यापारियों ने इसकी स्थापना की थी। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर यानी अधिकार पत्र जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया था? यानी कि
एक जब कंपनी बनी थी तो कंपनी बनने के बाद इन्हें, ये कंपनी बन गई और इन्हें कहां पहुंचना है, इंडिया पहुंचना है। यहां पे मान लो आप इंडिया है, ठीक है, इंडिया है और यहां पर है कंपनी है, यहां पर कौन है, कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है और इन्हें पहुंचना है इंडिया, लेकिन इन्हें ये पता है कि जैसे ही मैं रिस्क तो हमें लेना है, हम कंपनी है, कंपनी के लोग हैं। अगर हम पूरा पैसा खर्च करके समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर अगर हम इंडिया पहुंचते हैं तो जैसे ही व्यापार में अगर फायदा होना शुरू होगा तो ब्रिटेन के बहुत सारे लोग पहुंच करके वो भी व्यापार करने लगेंगे, है कि नहीं है। अगर नुकसान होगा तो हम झेलेंगे, अगर युद्ध वगैरह होता है तो हम करेंगे, लेकिन जैसे ही फायदा होगा तो सारे ही ब्रिटेन के लोग पहुंच जाएंगे जो व्यापारी हैं इंडिया से व्यापार करने के लिए। तो उन्होंने ब्रिटेन की रानी के पास जाकर के उन्होंने पूछा और कहा कि भाई जा तो हम रहे हैं, रिस्क तो हमारा है, फायदा तो हर कोई लेगा। तो इसलिए महारानी ने इनको एकाधिकार पत्र दिया। एकाधिकार का मतलब होगा कि भाई आप अभी कुछ समय तक केवल आप ही व्यापार करेंगे और ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति इंडिया के साथ व्यापार करने नहीं जाएगा, प्रतिबंधित होगा किसी और के लिए। तो इसी को कहते हैं अधिकार पत्र, ठीक है, अधिकार पत्र इसी को कहते हैं। तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को किसने एक रॉयल चार्टर यानी अधिकार पत्र जारी करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया था। इसका मतलब है कि ब्रिटेन का और कोई व्यक्ति नहीं जाएगा। तो ये कौन था, क्या रानी एलिजाबेथ थी, क्या जेम्स प्रथम था, क्या चार्ल्स प्रथम था या क्रॉमवेल था। तो दोस्तों महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, ये ध्यान रखना आपको। और प्रारंभ में कंपनी को मात्र 15 वर्षों का एकाधिकार मिला था, 15 वर्षों का एकाधिकार मिला था प्रारंभ में। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1609 ईस्वी में राजा द्वारा, वहां के राजकुमार थे, महाराज थे, उनके द्वारा इसको अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। और ये कंपनी का एकाधिकार खत्म कब किया गया, सोचिए, ये मात्र प्रारंभ में 15 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन बाद में ये कम से कम 150-200 साल, 100-150 साल तक आगे बढ़ा। और ये दोस्तों आप खुद काउंट कर लीजिए कितने वर्ष हुआ, 1813 में जाकर के इस ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। तो सोच करके देखिए कितने लंबे समय के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन होगा, टॉमस स्माइथ, रॉल्फ फिच, रॉबर्ट क्लाइव, टॉमस रो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कहेगा तो आप किसको बताएंगे, रॉबर्ट क्लाइव को बताएंगे। और रॉबर्ट क्लाइव पहली बार कंपनी का गवर्नर कब बना था, 1757 ईस्वी में, ठीक है। ये पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बना था और इसने ही प्लासी के युद्ध में सेना का नेतृत्व भी किया था। नेक्स्ट है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस, क्या हेक्टर, क्या ड्रैगन, क्या स्क्वायर, क्या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत सारे किताबों में ड्रैगन बताया गया है लेकिन वो सही नहीं है, ज्यादा सही जवाब जो होगा वो हेक्टर होगा, ठीक है, हेक्टर होगा, लेकिन कुछ किताब में ड्रैगन भी बताया गया है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठरी खोलने की अनुमति दे दी। वही शासक है जिसने पहले 1608 में दिया था लेकिन बाद में उस फरमान को वापस ले लिया था। मैंने आपको पूरी कहानी बता दिया है। तो वो कौन सा शासक होगा, क्या अकबर होगा, क्या जहांगीर होगा, क्या शाहजहां होगा या होगा वो औरंगजेब। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जहांगीर। क्लियर है, जहांगीर। नेक्स्ट है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था। तो कौन था ये, मैंने आपको बताया था, एक आएंगे 1608 ईस्वी में और दूसरा आएगा 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। पहला जो था वो कौन था, तो ये विलियम हॉकिंस था, ठीक है, विलियम हॉकिंस था। और जो दूसरा होगा ये कौन होगा, ये होगा टॉमस रो, ठीक है, टॉमस रो होगा दोस्तों। तो ये क्योंकि ईयर दिया हुआ है, देखिए ईयर दिया हुआ है तो ईयर से बहुत आसानी से आप जान जाएंगे कि ये तो भैया टॉमस रो होगा जो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आता है। नेक्स्ट है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से कर दिया था। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया। तो क्या ये मैंने अभी आपको नहीं बताया था, पता है आपको, तो ये कौन सा क्षेत्र है, क्या सूरत होगा, मुंबई होगा, खंभात होगा या बड़ौच होगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना आपको, 1661 में इस विवाह में मुंबई है इसी को दहेज के रूप में दे दिया गया था। और ध्यान रखना 1668 ईस्वी में जो राजा है ना, राजा, क्योंकि ये राजा को मिला था, ब्रिटेन में राजा को मिला था, तो ये 1668 ईस्वी में इस मुंबई को किराए पर दे दिया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में, तो कभी भी राजा को पूछा जाएगा तो भले ही 1668 बताएंगे, 1661 बताएंगे, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई कब प्राप्त हुआ, कंपनी को मुंबई कब प्राप्त हुआ, तो वो आप 1668 बताएंगे। क्लियर है।
ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट है इंटरलोपर्स कौन थे? इंटरलोपर्स कौन थे दोस्तों? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे होते थे, अधिकृत व्यापारी होते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी होते थे, इनमें से कोई नहीं। तो जो अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे होते थे उन्हीं को इंटरलोपर्स कहा जाता था। ठीक है, अनाधिकृत व्यापारियों का जो लुटेरापन था, वो जो लूटने वाले लोग होते थे, ये अनाधिकृत व्यापारी के रूप में आते थे, तो इनको इंटरलोपर्स कहते हैं। कहीं कहीं पर इनको इंटरपोलर्स लिखा हुआ है, जो कि ठीक नहीं है, ज्यादा सही शब्द है इंटरलोपर्स। ठीक है, नेक्स्ट है 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी करके 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी? और इसी के तहत अंग्रेजों को दोस्तों किराए पर जो मद्रास है वो प्राप्त हो गया था। ठीक है, कब? 1639 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में इसी के तहत, इसी फरमान के तहत 1632 में यह फरमान जारी कर दिया था गोलकुंडा के शासक ने, और 1639 में अंग्रेजों को मद्रास प्राप्त हो गया। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, मद्रास प्राप्त हो गया। अब यह कह रहा है कि वो शासक कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, अली आदिल शाह, और इनमें से है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, अब्दुल्ला कुतुब शाह द्वारा यहां पर इस चीज को प्राप्त किया गया। ठीक है, यह फरमान दिया गया था। नेक्स्ट है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किला बंद कोठी बनवाई थी? तो देखिए वही है, उसी के अंतर्गत अब वहां पे जो क्षेत्रीय शासक था, क्षेत्रीय शासक है, तो वहां किससे ये प्राप्त करके क्या कर दिया? 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने वहां के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक कोठी बनवा दी। फ्रांसिस डे, कई बार तो यही पूछा जाता है कि चेन्नई या मद्रास की स्थापना किसने किया है? तो 1639 ईस्वी में दोस्तों किया गया है, और ये इसकी स्थापना है मद्रास की, किसने किया है? तो ये किया है फ्रांसिस डे ने, फ्रांसिस डे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रांसिस डे। और अच्छा, मद्रास की स्थापना हो गई। अगर आपसे पूछा जाएगा मुंबई की स्थापना किसने की है, तो मुंबई की स्थापना दोस्तों जेराल्ड अंगियार, मैंने क्या नाम बताया था इसके पहले? जेराल्ड अंगियार ही होगा, जेराल्ड अंगियार, जेराल्ड मैंने बता दिया था। ठीक है, जेराल्ड अंगियार याद कर लेंगे, जेराल्ड अंगियार। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कलकत्ते की स्थापना किसने किया है, कलकत्ता की स्थापना किसने किया है? कलकत्ता की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जॉब चारनाक, जॉब चारनाक बताएंगे। ठीक है, जॉब चारनाक बताएंगे। और यहां पर कह रहा है कि 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने कहां से लिया था? तो ये चंद्रगिरी के राजा जो क्षेत्रीय शासक थे इनसे। ठीक है, हालांकि उन्होंने संधि यहां पर कर लिया था पहले ही, बाद में इन्होंने यहां के क्षेत्रीय शासक चंद्रगिरी से ये मद्रास को जबरदस्ती छीन लिया था, मतलब ले लिया था, और उन्होंने कहा था कि भाई हम पहले ही संधि कर चुके हैं गोलकुंडा के शासक के साथ, तो ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से इन्होंने जबरदस्ती ले लिया था। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित किया था? क्या 1633 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 1633 ईस्वी में इन्होंने बालासोर स्पेशली इन्होंने यहां पर बंदरगाह बनाया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तात्कालिक सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया था? तो शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तात्कालिक सूबेदार शाह शुजा से यह कब प्राप्त हुआ था? क्या 1651 ईस्वी में, क्या 1688 ईस्वी में, क्या 1661 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? 1651 ईस्वी में। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, आप ये सब फैक्ट याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया था? किसने कर दिया था? क्या ये शाहजहां होगा, क्या ये जहांगीर होगा, क्या औरंगजेब होगा? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक चीज तो आपको पता होगा कि इनमें से जो शाहजहां था और जो जहांगीर थे, कंपनी के साथ इनका संबंध कुछ ठीक था, लेकिन औरंगजेब का संबंध कंपनी के साथ बहुत गड़बड़ था। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए ना कि अंग्रेजों पर टैक्स लगाना, टैक्स बढ़ाना, अंग्रेजों के साथ टकराहट करना, अंग्रेजों को खदेड़ देना, बंगाल से इन्होंने खदेड़ भी दिया था, तो ये कौन सा शासक होगा? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब द्वारा कंपनी को
यहां से खदेड़ भी दिया गया था प्रारंभिक समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण करके अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था? देखिए वही क्वेश्चन है ये जो अभी मैंने आपको समझाया था। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को बाहर कर दिया, और अंग्रेज लंबे समय तक वहां पर एक द्वीप था, उस द्वीप पर लंबे समय तक शरण ले लिए थे? तो वो कौन था? तो वो शासक होगा दोस्तों औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? तो कौन सा मुगल बादशाह होगा जिसने दोस्तों 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे वसूलेगा भी? तो क्या ये आपको पता है? बताइए नाम। अभी तो मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बताया नहीं आपको कि वो कौन सा शासक होगा। कभी भी आपसे टैक्स बढ़ाने की बात होगी, अंग्रेजों से कुछ लेने की बात होगी, या उनको पराजित करके बाहर से खदेड़ने की बात होगी, तो हमेशा एक ही नाम ध्यान रखेंगे, कौन? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुरी नाम के 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार कौन था? क्या शाह शुजा था, क्या इब्राहिम खान था, क्या शाइस्ता खान था, या इसमें है दोस्तों अजीम उस शान? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शाह शुजा। ठीक है, शाह शुजा द्वारा यहां पर इसको शाह शुजा नहीं होगा दोस्तों, यहां पर शाह शुजा नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, शाह शुजा नहीं है, यहां पर ये है अजीम उस शान द्वारा इसको ये दिया गया था। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1690 ईस्वी में। ठीक है, 1690 है या 1790 है? 1690 है। ठीक है, ठीक है, 1790। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुरी की जमींदारी कितने में खरीदी थी? कितने में खरीदी थी? तो ये दोस्तों अभी यहां पर नहीं दिया हुआ है यहाँ पे ना। अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुरी इन तीनों को मिला करके ही कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। कलकत्ता शहर की। वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी आपसे अगर पूछ लिया जाए ऐसे क्वेश्चन, तो ये मतलब क्या 1200 रुपए में, क्या 12,000 रुपए में, क्या 1500 रुपए में, 1800 रुपए में? तो दोस्तों ये 1200 रुपए में खरीदा गया था, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये फैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर ये कलकत्ता शहर बना था? तो आपको पता है कलकत्ता की स्थापना जो है जॉब चारनाक द्वारा की गई थी, चारनाक द्वारा की गई थी। और ये कह रहा है कि ये किससे मिलकर के बना था? तो आपको पता है गोविंदपुरी, कालीकाता और सूतानाती। सूतानाती, कालीकाता, गोविंदपुरी, ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जिनको मिलाकर के कलकत्ता शहर बनाया गया था। तो ये ठीक है, ये वाला है सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुरी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 30 सितंबर 1716 ईस्वी को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम पर जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? कंपनी द्वारा 1716 ईस्वी में फरमान जारी किया गया था। तो इसके द्वारा कंपनी को 3,000 रुपए के वार्षिक खिराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिल गई थी। और तीसरा है, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिल गई थी। तो यहां पर आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये तीनों बातें सही हैं। अंग्रेजों को यहां पर सिक्का ढालने की अनुमति भी मिल गई थी फरमान से, यानी कि टैक्स फ्री 3,000 रुपए राजा को हर वर्ष देंगे। और इसके अलावा जहां ये फर्रुखसियर को 3,000 रुपए मिलेगा कंपनी के द्वारा, इसके बाद वो टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो पैसा ढालने की व्यवस्था है ये भी अंग्रेज कर सकते हैं। तो ये 2 चीज तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वो आसपास के गांवों को किराए पर भी खरीदने की अनुमति उन्हें मिल गई थी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ओर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा था? तो व्यापार में बंगाल में मतलब ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो शाह शुजा द्वारा जारी निशान, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है फर्रुखसियर द्वारा ये फरमान जारी किया गया था। और इसी टाइम जब ये बीमार था ना, तो बीमार में इसको मतलब एक अंग्रेजी जो शिष्टाचार थी, वो शिष्टमंडल था, वो आए थे इनसे मिलने के लिए। और इसी में एक अंग्रेज था हैमिल्टन नाम का, उसने इसका इलाज भी किया था। किसने इसका इलाज किया था? हैमिल्टन ने। और इसी से प्रभावित होकर के हैमिल्टन ने इसी से प्रभावित होकर के
फर्रुखसियर द्वारा गोल्डन फरमान जारी कर दिया गया था कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी, रॉल्फ फिच। तो दोस्तों कौन भारत नहीं आया था जहांगीर के समय में? विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था, सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आया था, पादरी एडवर्ड टेरी ये भी आ गया था बाद में, इसका ईयर तो एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, और रॉल्फ फिच जो है ये बहुत पहले भारत आ चुका था। ठीक है, नेक्स्ट है, एक तरफ है अंग्रेज अधिकारी और दूसरी तरफ है मुगल बादशाह, किसके समय में कौन आया था? तो जॉन मिल्डन हॉल। तो दोस्तों ये किसके समय में आया था? विलियम हॉकिंस। ये किसके समय में आया था? और जॉन सिरमैन ये किसके समय में आया था? तो यहां पर आपको सुमेलित करना है, और ये दोस्तों बिल्कुल सुमेलित ही है, बिल्कुल ये आमने सामने ही लिखा हुआ है। जॉन मिल्डन हॉल आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है। जॉन मिल्डन हॉल ये पहला अंग्रेज था जो भारत में आया था, तो ये ध्यान रखना है। जॉन मिल्डन हॉल ये अकबर के समय में आया था, इसको रट लेना है, याद कर लेना है, कई बार पूछा गया है ये। जॉन मिल्डन हॉल किसके समय में आया था? अकबर के समय में। ठीक है, और जो विलियम हॉकिंस है ये जहांगीर के समय में आया था, और जॉन सिरमैन जो था ये फर्रुखसियर के समय में आया था। और ध्यान रखना है इसी जॉन सिरमैन जो है इसी को फर्रुखसियर ने गोल्डन फरमान जारी किया था। गोल्डन फरमान जो जारी किया था, फर्रुखसियर जब बीमार था तो इसके बाद ठीक हो गया था, तो जॉन सिरमैन को ही गोल्डन फरमान जारी किया था। और इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। ये किसने कहा था? क्या शाइस्ता खान ने कहा था? क्या अजीम उस शान ने कहा था? क्या शाहसुजा ने कहा था? या दोस्तों कहा था इब्राहिम खान ने? तो आप बताएं कि कंपनी को यह एक कुत्सित एवं नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है, ऐसा दोस्तों किसने कहा था? शाइस्ता खान द्वारा कहा गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है सूची 2, और आपको यहां पर करना है सुमेलित। ठीक है, ये भी बिल्कुल आमने सामने ही है। ठीक है, बिल्कुल ये आमने सामने ही है दोस्तों, तो यहां पर भी बिल्कुल आमने सामने है, तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल आमने सामने लिखा हुआ है। फोर्ट विलियम आपको पता है कलकत्ता में है, सन 1800 ईस्वी में इसको बनवाया गया था, तो ये आपको पता होगा। यहीं पर सिविल सर्विसों को ट्रेंड किया जाता था। पुलिकट में फोर्ट गेंडिया है, और इसके अलावा फोर्ट गुस्तावस जो है ये चिंसुरा में है, और फोर्ट लुई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये पांडिचेरी में है, फ्रांसीसियों द्वारा इसको बनवाया गया था। तो कुल मिलाकर के ये आमने सामने ही लिखा हुआ है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वली कोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से पांडिचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पांडिचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो आप देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है ये ना, पुद्दुचेरी कह रहा है, ये मैं पांडिचेरी पढ़ ही रहा हूं, ये पुद्दुचेरी कह रहा है, तो पुद्दुचेरी जो है इसका विकास किसके रूप में किया गया? तो नाम से ही देखो, पुद्दुचेरी नाम का गांव उसने लिया था, तो इसको किस रूप में ये चेंज करेगा? क्या पांडिचेरी के रूप में, चंद्रनगर के रूप में? चंद्रनगर जो है ये तो कलकत्ता में स्थित था अंग्रेजों फ्रांसीसियों का, चिंसुरा में, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों ये पांडिचेरी के रूप में ही ये विकसित किया गया था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, भले ये इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? फ्रांसीसियों को जो चंद्रनगर था ये कैसे मिला था? शाहसुजा ने, शाइस्ता खान ने, अजीम उस शान ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसको शाहसुजा द्वारा प्राप्त किया गया था। ठीक है, नहीं शाहसुजा नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर शाइस्ता खान द्वारा। ठीक है, यहाँ पे शाइस्ता खान द्वारा इसको प्राप्त किया गया था। क्लियर है, आपको ये ध्यान रखना है, शाइस्ता खान द्वारा चंद्रनगर को प्राप्त दिया गया था, और फ्रांसीसियों ने इसको प्राप्त किया था, और इसको राजधानी भी, प्रारंभिक राजधानी भी फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर को बनाया था। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? मुगल बादशाह ने किसे नवाब कहा था? तो क्या डुप्ले को, क्या क्लाइव को, क्या काउंट डिलाली को? इनमें से कोई नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, नवाब की उपाधि मुगल बादशाह ने किसे दिया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डुप्ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि भारतीय राजाओं के झगड़े में आंतरिक हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय अधिकारी कौन था? तो ये भी कौन हो जाएगा? डुप्ले हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डुप्ले के संबंध में आपको बताना है
कि क्या सही है डुप्ले के संबंध में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी। दूसरा स्टेटमेंट है उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। तो ये तो बात सही है, पहले में थोड़ा सा डाउट है ना, क्योंकि फ्रांसीसी भी हो सकते हैं और पुर्तगाली भी हो सकते हैं। आपको पता है अल्बुकर्क और अल्मीडा जैसे लोग थे तो यहाँ पे साम्राज्य स्थापित किए थे, तो ये वाला तो डाउटफुल है, लेकिन ये वाला सही है ना। सहायक संधि का जनक भी डुप्ले को माना जाता है और ये सहायक संधि के बारे में ही कह रहा है, और यही सहायक संधि डुप्ले का बाद में वेलेजली व्यापक तौर पर लागू करता है। उसने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किया जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, ये भी सही है। और जब दो स्टेटमेंट हमारे सही हो गए तो दोस्तों इस पर भी जो डाउट था इसको हम सही मान लेंगे, ठीक है। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश का नींव रखा था। तो ये हमारे उपर्युक्त सभी हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था, यानी डुप्ले जो था ये कहां का गवर्नर था। तो क्या ये चंद्रनगर का था, क्या ये चिंसुरा का था, या ये दोस्तों पुलिकट का था। तो इसका सही जवाब आप लोग बताएं दोस्तों, चंद्रनगर या चिंसुरा या पुलिकट जो डुप्ले था ये कहां का गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। और मैंने अभी आपको बताया था, एक चीज बताया था, क्या बताया था, मैंने कहा था कि जो पुर्तगाली हैं, सॉरी जो ये फ्रांसीसी हैं, इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी दोस्तों, बंगाल के क्षेत्र में जो चंद्रनगर था, ठीक है, चंद्रनगर। तो चंद्रनगर जो था यहीं का ये गवर्नर बनाया गया था, ठीक है, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था। तो डुप्ले के तुरंत बाद कौन आया था, क्या गोडेहू आया था, फ्रांसिस मार्टिन आया था, काउंट डी लाली आया था, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही जवाब होगा दोस्तों गोडेहू, ठीक है। फ्रांसीसियों ने डुप्ले को बुला लिया और गोडेहू को यहां पर भेज दिया था जो एक अयोग्य गवर्नर था। और बाद में दोस्तों जब वांडीवास का युद्ध हुआ था तो इस समय काउंट डी लाली जो था ये था, ठीक है, काउंट डी लाली। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्या था, फ्रांसीसियों का पतन क्यों हो गया था। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, तो ये तो सही हो सकता है। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, ठीक है, ये भी सही हो सकता है। फ्रांसीसियों के पतन का कारण क्योंकि सरकार बहुत डिले में मतलब इनको सपोर्ट करती थी। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन कंपनी का ठीक नहीं था, है ना। कोई भी काम होता था तो पहले इजाजत लेनी होती थी फ्रांस से और उसके बाद वो आता था। जैसे अंग्रेज कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, तो वो सब यहीं पर डिसीजन तुरंत ले लेते थे। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सारे कारण हैं जिनकी वजह से फ्रांसीसी कंपनी का पतन हो गया था, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। और क्या इसका जवाब आप नहीं बता पाएंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है वह युद्ध आपको बताना है जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जो हैं वो सर्वसत्ता हो गए। तो क्या वांडीवास का युद्ध था, क्या बेदरा का युद्ध था, क्या प्लासी का युद्ध था, क्या बक्सर का युद्ध था। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो प्लासी और बक्सर है ये तो भारतीय शासकों द्वारा, यहां पर अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था, सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और यहां पर 3 शासकों को पराजित किया था, ठीक है। जो बंगाल का निष्कासित शासक था मीर कासिम, तो कासिम था। और अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। और आपको पता है शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। तो ये तीनों को संयुक्त रूप से पराजित किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। और बेदरा का युद्ध, इसमें डचों को पराजित किया था, और फ्रांसीसियों को पराजित किया था इन्होंने वांडीवास के युद्ध में। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था, यानी कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का जो दोस्तों युद्ध हुआ, इसमें कह रहा है कि कौन सा एक युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का व्यापार नहीं था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 46 से 48 तक लड़ा गया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 54 तक लड़ा गया, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1758 से 63 तक लड़ा गया, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल युद्ध का विस्तार नहीं था। अब आप मुझे बताएं, देखिए आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है। इसका मतलब यह है कि जैसे यूरोप में ये युद्ध शुरू हुआ, यूरोप में युद्ध शुरू हुआ किसके किसके बीच में, एक तरफ है भैया
अंग्रेज इंग्लिश और दूसरी तरफ है फ्रांसीसी, और ये दोनों यूरोप में टकरा रहे हैं। और फिर दुनिया में जहां जहां इनकी सेना है ये वहां वहां टकरा रहे हैं, ठीक है। जैसे भारत में है तो भारत में भी टकरा रहे हैं। तो यहां पर प्रथम कर्नाटक युद्ध भी यूरोप से शुरू हुआ था, तो ये भी आंग्ल फ्रांसीसी जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध आंग्ल फ्रांसीसी का विस्तार था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध भी आंग्ल फ्रांसीसियों का विस्तार था। लेकिन जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था ये विस्तार नहीं था, इसका कारण यही कर था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों बदले की भावना होती है। अनवरुद्दीन जो था कर्नाटक का शासक था वहां, और जो मतलब ये हैदराबाद का जो राजनीति है उनको लेकर के इन दोनों के मध्य, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के साथ हुई? तो एक्स-ला-चैपेल की संधि हुई, और ये कब हुई थी दोस्तों? 1748 में हुई थी, ठीक है, एक्स-ला-चैपेल की संधि, और इसी तरीके से ये समाप्त हो गया, ठीक है। और पांडिचेरी की संधि 1754 में हुई थी, और पेरिस की संधि 1763 में हुई थी, ठीक है। और इस संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि जो 1754 में था, से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो जो गोडेहू की संधि है या पांडिचेरी की संधि है, अभी तो मैंने बताया था 1754 वाला, ये किस युद्ध का समाप्ति था? तो क्या प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा, क्या द्वितीय कर्नाटक युद्ध होगा, क्या तृतीय कर्नाटक, क्या चतुर्थ? अभी तो मैंने बताया था आपको, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला-चैपेल की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों पांडिचेरी, और मैंने ट्रिक बताया था, एक पंडित पेरिस में, एक से एक्स-ला-चैपेल की संधि और पंडित से पांडिचेरी की संधि, तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। और पेरिस की संधि के साथ तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। नेक्स्ट है वांडीवास के युद्ध जो 1760 में था, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, किसने किया था? और दोस्तों क्या आयरकूट होगा, क्या टॉमस स्माइथ होगा, क्या टॉमस रो होगा? इनमें से कोई नहीं। तो जो वांडीवास के युद्ध का सेना का नेतृत्व किया था आयरकूट ने किया था। यहां पर एक युद्ध और ध्यान रखना आप, 1781 में पोर्टो नोवो का युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? पोर्टो नोवो का युद्ध, पोर्टो नोवो का युद्ध। और पोर्टो नोवो का युद्ध जो था ये अंग्रेज और दोस्तों हैदर अली के मध्य लड़ा गया था। और ये जो द्वितीय दोस्तों ये आंग्ल मैसूर युद्ध था, उसी का एक पार्ट था पोर्टो नोवो का युद्ध, ठीक है, पोर्टो नोवो का युद्ध। और इस युद्ध में भी हैदर अली हार गए थे, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और अंग्रेज जीत गए थे। और जब अंग्रेज जीते थे तो इसमें भी पूछा जाएगा कि अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो इसमें भी आप किसको बताएंगे? सर आयरकूट को ही बताएंगे, ठीक है। पोर्टो नोवो के युद्ध का भी जो नेतृत्व था वो सर आयरकूट के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? अभी तो मैंने बताया था, क्या एक्स-ला-चैपेल की संधि ये पहला था, क्या गोडेहू की संधि ये दूसरा था, पेरिस की संधि होगा दोस्तों जो कि 1763 में हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं इसको, कर्नाटक का तीसरा युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध, और पेरिस की संधि के द्वारा। और इस संधि का परिणाम ये निकला कि जो फ्रांस था उसका शासन क्षेत्र केवल और केवल पांडिचेरी तक ही सीमित हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था? ठीक है, फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? ये कह रहा है कि जो फ्रांसीसी थे ये भारत में कब सम्मिलित हुआ इनका क्षेत्र? तो क्या ये 1951 ईस्वी होगा, 1954 ईस्वी होगा, 1961 होगा, 1955 होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? 1954 ईस्वी, ठीक है। फ्रांसीसियों का जो क्षेत्र था, कौन कौन सा क्षेत्र है? माहे कहां पर है? केरल में, ठीक है, केरल में, तो माहे। दूसरा है पांडिचेरी, ठीक है। तीसरा है कराईकल और कराईकल, ये दोनों कहां पे हैं? ये दोनों है दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है, ये भी कहां पे है? तमिलनाडु में। और चौथा है यनम, कहां है? यनम, और ये कहां है? ये दोस्तों है आंध्र प्रदेश में, तो ये 4 क्षेत्र हैं पांडिचेरी के अंतर्गत जिनको 1954 में भारत सरकार को प्राप्त हुआ। किससे? फ्रांसीसियों से। क्लियर है? किसी कोई डाउट है? 1961 में गोवा प्राप्त हुआ था भारत सरकार को, ठीक है। नेक्स्ट है
इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो ये कौन था, आप मुझे बताएं इसका सही जवाब। क्या डुप्ले होगा, क्या लाली होगा, क्या गोडेहू होगा, या होगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये कह रहा है कि इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। यूरोपियों का साम्राज्य यहां पर स्थापित करने का जो पहला प्रयास था यह डुप्ले के द्वारा किया गया था। और डुप्ले ने, ध्यान रखना, हस्तक्षेप की नीति भी, अगर कभी आपसे पूछा जाए हस्तक्षेप, अरे क्या लिख दिया भाई मैंने, हस्तक्षेप, अगर आपसे पूछा जाए हस्तक्षेप की नीति किसने लागू किया था, तो हस्तक्षेप की नीति भी डुप्ले द्वारा पहली बार लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए सहायक संधि, सहायक संधि का जनक कौन था, तब भी आप डुप्ले को ही बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो ये कह रहा है कि जो यूरोपीय शक्तियां थी भारत में किस सीक्वेंस में प्रवेश की थी। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा पुर्तगाली, यानी कि 4 पहले आना चाहिए, तो ये कट जाएगा और ये भी दोस्तों कट जाएगा, क्योंकि सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, तो 2 होना चाहिए, तो 2, 4 के बाद 2 होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। 4 के बाद देखिए 2 आ गया, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद फिर अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज 1 नंबर पे हैं, और इसके बाद फिर 30 नंबर पे फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आने का सीक्वेंस आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता के पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? सबसे लास्ट में भारत कौन आए थे? क्या डच आए थे, क्या इंग्लिश आए थे, क्या फ्रांसीसी आए थे, या पुर्तगाली आए थे? तो आजादी के पहले सबसे अंत में कौन आया था, फ्रांसीसी। और ये कब आए थे दोस्तों, ये आए थे 1668 ईस्वी में भारत आए थे, और सबसे पहले इन्होंने फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी, सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो स्थापना कब हुई थी, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। ठीक है, सन 1600 ईस्वी में स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर सन 1600 को इन्होंने क्या किया था, महारानी से इन्होंने चार्टर प्राप्त किया था। तो उस समय भारत में कौन सा शासक होगा, आप बताइए मुझे कि 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासक कौन था? बहुत सम्राट शासक था, नाम क्या था, अकबर। तो अकबर होगा। ठीक है, अकबर, तो ये ध्यान रखना आपको, अकबर। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये कह रहा है कंपनी के स्थापना के समय तो अकबर होगा, लेकिन कंपनी के आने के समय तो वो जहांगीर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? जो 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता हुई, उसके पीछे का कारण क्या था? तो ये कह रहा है कि पहला कह रहा है दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी तादाद में उत्तर भारत में। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा है, विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया था। हाँ, विजयनगर साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया था, इस वजह से दक्षिण भारत जो था दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र में जो था ये विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य था, और इसके इस क्षेत्र में जो था ये बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य था। और आपको पता है 1565 ईस्वी में दोस्तों ये एक युद्ध होता है, विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, तालीकोटा का युद्ध, और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य अंत हो गया था। नहीं तो विजयनगर साम्राज्य को माना जाता है कि यही होता जो कि अंग्रेजों का या यूरोपीय शक्तियों का यहाँ से सफाया कर देता, लेकिन इसका भी अंत हो गया था 1565 के तालीकोटा के युद्ध में, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक कारण था। और दक्षिण में अनेक छोटे और कमजोर राज्य थे, अब ये भी सही है। और ये कह रहा है नीचे दिए गए कूट का आपको चयन करना है, तो ये तीनों बात सही है, क्योंकि मुगलों का जो प्रभुत्व था ये उत्तर भारत तक ही सीमित था, दक्षिण भारत में उनकी पकड़ कमजोर थी, इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? पुर्तगाल कह रहा है पुर्तगाल के अधीन बना रहा, तो क्या ये गोवा होगा, क्या ये सिक्किम होगा, क्या ये पांडिचेरी होगा, या ये अंडमान एवं निकोबार होगा? देखिए, अगर ये फ्रांसीसी कहता तो हम पांडिचेरी बताते, और फ्रांसीसी जो है ये पांडिचेरी को कब छोड़े थे, 1954 में, लेकिन ये होगा पुर्तगालियों का पूछ रहा है तो गोवा होगा, और गोवा को हमने कब प्राप्त किया, 1961 ईस्वी में। लेकिन ध्यान रखना, गोवा के साथ दमन दीव एवं दादर नागर हवेली भी था,
दमन दीव एवं दादर नागर हवेली भी था। नेक्स्ट है पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको पांडिचेरी के बारे में विचार करना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ठीक है, फ्रांसीसियों का ही इसमें कब्जा था। दूसरा कह रहा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। और तीसरा कह रहा है, अच्छा ये बताइए, जब पहली बार पांडिचेरी पर फ्रांसीसी कब्जा करेंगे तो इसके बाद पुर्तगाली और पहले करना चाहिए, तो पुर्तगाली, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो तीसरा स्टेटमेंट है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। नहीं भाई, पांडिचेरी को अंग्रेजों ने भी प्राप्त किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये स्टेटमेंट भी कट जाएगा। और यहां पर कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सही पूछ रहा है तो केवल और केवल एक सही है। अगर रॉन्ग कहता तो हम दूसरा और तीसरा बताते। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। अरे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी गठित हुई थी तो उस टाइम भारत में शासक कौन था। तो ये क्वेश्चन रिपीट कर गया और इसका सही जवाब क्या होगा, अकबर। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध 1760 में क्या हुआ था। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को पराजित किया था। और ब्रिटिश ने डच को कब पराजित किया था, तो ये 1759 में बेदरा के युद्ध में। ठीक है, वेदरा का युद्ध था, वेदरा का युद्ध था, इसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया था और वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिशों ने फ्रेंच को पराजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं यह क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी हमें जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।